गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। आइए जल्दी से क्लास ज्वाइन कीजिए। देखिए, आपको याद होगा कि प्रीवियस क्लास में हमने जब आपको इंट्रोडक्शन टॉपिक पढ़ाया था तो वहां पर्सन का जिक्र हुआ था। अच्छा, किस टॉपिक पर आप याद करो, जब हम टैक्स से रिलेटेड पढ़ रहे थे कि व्हाट इज टैक्स, तो वहां पर्सन का हमने आपसे जिक्र किया था और कहा था कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो आइए सभी लोग जल्दी से पहले पर्सन के बारे में समझते हैं। देखिए, इनकम टैक्स में पर्सन के बारे में बताया गया है कि हमारे पास टोटल 7 तरह के पर्सन हैं। अब आप कैसे याद रखोगे, सुनो। जैसे आप याद रखते हो कि दुनिया में 7 अजूबे हैं, 7 अजूबे हैं, उसी तरह के 7 पर्सन हैं। इनकम टैक्स टोटल पर्सन को 7 कैटेगरी में डिवाइड करती है। कितने कैटेगरी में? तो 7। पहला, सबसे फर्स्ट, इंडिविजुअल। आप स्क्रीन पर देख रहे होगे, इंडिविजुअल। देन Hindu undivided family business, then company, partnership firm, association of person or body of individual। देखिए स्टूडेंट्स, टेक्निकली तो ये थोड़ा अलग है, लेकिन अगर हम बात करें टैक्स ट्रीटमेंट से, टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें, तो दोनों ऑलमोस्ट सेम है। टैक्स ट्रीटमेंट दोनों का सेम होता है, ऐसे मैं आगे आपको बताऊंगा। फिर उसके बाद है हमारे पास लोकल अथॉरिटी, देन आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। तो हमारे पास टोटल 7 अजूबे जिस तरीके से होते हैं, वैसे ही 7 पर्सन हैं जो इनकम टैक्स के सेक्शन 231 में बताया गया है। स्क्रीन पर आपको सेक्शन दिख रहा होगा। सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 में बताया गया है कि पर्सन क्या है। पर्सन कितनी तरह के हैं? तो पर्सन टोटल हमारे पास स्टूडेंट्स ये 7 तरीके के हैं। तो क्या हम लोग इसको 1 बाय 1 अब समझना शुरू करें? आइए अब इसको 1 बाय 1 समझते हैं। तो मैं स्क्रीन स्लाइड कर रहा हूं, आप इसको नोट डाउन करना। चलिए, देखिए स्क्रीन आपके सामने है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सभी बच्चे ध्यान से समझिएगा। आइए मैं जूम कर देता हूं स्क्रीन थोड़ा सा। तो पहला पॉइंट, सर इंडिविजुअल क्या है? व्हाट इज इंडिविजुअल? देखिए, लॉ कहता है, इनकम टैक्स एक्ट कहती है बच्चों कि ऑल नेचुरल पर्सन, जितने भी नेचुरल पर्सन हैं, जितने भी नेचुरल पर्सन हैं, मतलब आप और हम बच्चों, हम लोगों का जन्म नेचुरल प्रोसेस से, हम लोग ह्यूमन बीइंग हैं। इसका मतलब जितने भी ह्यूमन बीइंग हैं वो सब इंडिविजुअल में काउंट होते हैं। अब सवाल यह है कि क्या सर इंडिविजुअल में मेल आएंगे? हाँ बिल्कुल, जितने भी मेल हैं, फीमेल है, माइनर है, ट्रांसजेंडर है एंड अनसाउंड पर्सन है, दे आर कलेक्टिवली कंसीडर्ड एज इंडिविजुअल। ये सब कलेक्टिवली इंडिविजुअल कहे जाते हैं। अब एक चीज रिमार्केबल है, आप ऑब्जर्व करना, ये जितने भी इंडिविजुअल हैं, वेदर चाहे ये मेल हो या फीमेल हो, ट्रांसजेंडर हो, माइनर हो, ये रेसिडेंट भी हो सकते हैं और नॉन रेसिडेंट भी हो सकते हैं। ये मैं आपसे रेजिडेंशियल स्टेटस में बात करूंगा कि रेसिडेंट होने के लिए और नॉन रेसिडेंट होने के लिए जो क्या कंडीशंस है, उस पर हम लोग बाद में बात करेंगे। पहले मुद्दे की बात समझते हैं। इंडिविजुअल कौन है? कौन है इंडिविजुअल? अरे पूछो ना, कौन है इंडिविजुअल? तो सिंपल आंसर, ऑल नेचुरल ह्यूमन बीइंग, वेदर ही इज अ मेल, फीमेल, माइनर, ट्रांसजेंडर या अनसाउंड पर्सन। अब दूसरा सवाल, सर एक बात बताइए, हमारे दिमाग में क्वेश्चन चल रहा है कि जितने भी माइनर हैं और अनसाउंड पर्सन है, इनका टैक्स का असेसमेंट कौन करेगा? क्योंकि ये तो अनसाउंड है, एक तो माइनर है। जेन्युइन सी बात है, इनके जो गार्डियन होंगे वो, या फिर मैनेजर होंगे, जो केयर टेकर होंगे, या इन अनदर वर्ड हम सिंपली कह सकते हैं हु रिसीव हिज इनकम, जो इनकम रिसीव कर रहे हैं वो, उन्हें असेसमेंट पे करना होगा, उन्हें असेसमेंट प्रोसीजर फॉलो करनी होगी। क्योंकि एक माइनर का पैन कार्ड तो आपको मिलेगा नहीं, और अनसाउंड पर्सन कैपेबल है नहीं किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए, या आप बेहतर तरीके से जानते हैं, तो जो उसके लीगल गार्डियन होंगे, जो मैनेजर होंगे, या जो पर्सन इनकम रिसीव कर रहा है, वो असेसमेंट प्रोसीजर को फॉलो करेगा। सिंपल सी बात है। अब एक क्वेश्चन आपके मन में और आ रहा होगा, सर ध्यान से सुनिए आप लोग मेरी बात को, सर व्हाट अबाउट डिसीज्ड पर्सन, जो डेथ कर गया, उसका क्या होगा? अरे पूछो ना, क्या होगा, कौन करेगा?
सर उसके असेसमेंट प्रोसेस को कौन करेगा? अरे लीगल रिप्रेजेंटेटिव भाई। जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे ना, आप स्क्रीन पर देखो मैंने लिख रखा है, जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे डिसीज्ड पर्सन के, अगर किसी इंसान का डेथ हो गया और वो इंडिविजुअल के कैटेगरी में है, उसे टैक्स भी पे करनी थी, तो उसके असेसमेंट प्रोसीजर को उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव पूरा करते हैं। तो ये इंडिविजुअल का सेंस है जो मैंने आपको क्लियर कर दिया। क्या क्या बताया, चलो एक बार रिपीट करते हैं। मेल, फीमेल, माइनर, ट्रांसजेंडर एंड अनसाउंड पर्सन, दीज आर कलेक्टिवली कंसिडर्ड एज इंडिविजुअल। चलिए, तो इसका मतलब सर आप नेचुरल पर्सन की बात कर रहे हैं, ऑल ह्यूमन बीइंग? बिल्कुल। ओके सर, माइनर का भी तो आपने क्लियर कर दिया कि माइनर के जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे या जो इनकम रिसीव कर रहे हैं, बिल्कुल। जो डिसीज्ड पर्सन है उनके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं, हो सकता है बच्चों किसी पर्सन की वाइफ है लीगल रिप्रेजेंटेटिव, वो असेसमेंट पूरा करेंगे। अगर उनके बच्चे रिप्रेजेंटेटिव हैं वो पूरा करेंगे। तो देखो 7% में से मैंने आपको एक तो बता दिया। मैंने आपको क्या कहा, दुनिया में कितने अजूबे होते हैं? आपने हिस्ट्री में पढ़ा है कितने अजूबे होते हैं? 7 अजूबे होते हैं। हाँ बिल्कुल, उसी तरह से 7% होते हैं। फर्स्ट इंडिविजुअल, वो मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग आते हैं कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्या है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस क्या है, हम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। हम बिजनेस स्टडीज के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, हम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। चलो, तो मैं स्क्रीन पर ला रहा हूं, सभी लोग स्क्रीन पर थोड़ा सा ध्यान देंगे प्लीज। आइए, सबसे पहली बात मैं आपको एक बात बता दूं कि इनकम टैक्स ने हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस को एक सेपरेट एंटिटी ट्रीट किया है। देखिएगा, आप स्क्रीन पर ध्यान दीजिए, मैं हाईलाइट कर रहा हूं आपके लिए। अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961, HUF इज ट्रीटेड एज सेपरेट एंटिटी। इसको एक अलग एंटिटी के रूप में ट्रीट किया गया है फॉर द पर्पस ऑफ असेसमेंट। असेसमेंट पर्पस के अकॉर्डिंगली इसको सेपरेट ट्रीट किया गया है। अच्छा, इसका यह मतलब हुआ कि टैक्स लेवी ऑन एवरी पर्सन, हर एक पर्सन पे टैक्स लेवी किया जाएगा। जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में पढ़ाया था, आप याद करो ना, मैंने आपको इंट्रोडक्शन की क्लास में बताया था, टैक्स इज लेविड ऑन एवरी पर्सन। और इंडिविजुअल HUF एक पर्सन है। अगर HUF एक पर्सन है तो उसे भी टैक्स पे करना होगा अगर वो टैक्स पेमेंट की कैटेगरी में आता है तो। ध्यान से समझिए मैंने क्या कहा। मैंने आपको यह बताया कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में पढ़ाया था कि टैक्स लेवी ऑन एवरी पर्सन, हर एक पर्सन पे टैक्स लगाया जाएगा अगर वो एक सर्टेन इनकम से ज्यादा अर्न करता है तब। और जब एक HUF पर्सन है तो इसका मतलब HUF को पे करना पड़ेगा। तो सवाल यह है, आपके दिल में आ रहा होगा कि यह बताइए HUF का डेफिनेशन क्या है? इनकम टैक्स ने HUF को डिफाइन नहीं किया है। HUF इज नॉट डिफाइंड अंडर इनकम टैक्स एक्ट। ओके, थोड़ा सा मैं ब्रीफ में आपको 2 आइडियोलॉजी बताता हूं। 2 स्कूल ऑफ हिंदू लॉ माइथोलॉजी जो है, ये एक सोच है, एक आइडियोलॉजी है। एक दया भागा, दूसरा मिताक्षरा। स्टूडेंट्स, ये जो दया भागा है वो वेस्ट बंगाल, असम और उड़ीसा के कुछ पार्ट में, कुछ क्षेत्रों में एप्लीकेबल किया जाता है। बट अगर हम बात करें मिताक्षरा के साइड जाके तो ये रेस्ट ऑफ इंडिया में एप्लीकेबल है एक्सेप्ट वेस्ट बंगाल। ये वेस्ट बंगाल में एप्लीकेबल नहीं होगा, असम में एप्लीकेबल नहीं होगा और उड़ीसा के कुछ क्षेत्रों में एप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहां दया भागा एप्लीकेबल हो रहा है। स्टूडेंट्स, ये जो HUF है, यहां बेसिकली 3 कॉन्सेप्ट है जो समझने लायक है। एक को-पार्सनर। को-पार्सनर कौन होता है? को-पार्सनर वो पर्सन होता है जो बाय बर्थ उस फैमिली का मेंबर बना है, उसकी जन्म हुई है, उसका ब्लड रिलेशन है उस परिवार में, वो को-पार्सनर है। और मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं कि जो को-पार्सनर है वो फैमिली के प्रॉपर्टी की पार्टीशन की बात सिर्फ वही कर सकता है क्योंकि वो को-पार्सनर है, उसके ब्लड रिलेशन है उसमें, उस फैमिली में। एक और रिमार्केबल बात मैं आपको बताऊं कि सिर्फ 4 डिग्री मतलब 4 जनरेशन
को पार्टनर कहलाती है। जैसे आप एग्जांपल लो, मिस्टर ए, उनके बेटे हैं मिस्टर बी, उनके बेटे हैं मिस्टर सी, उनके बेटे हैं मिस्टर डी, उनके बेटे हैं मिस्टर ई। तो जो मिस्टर ई है वो चौथे जनरेशन से बाहर हो गया है, इसलिए वो को पार्टनर नहीं कहा जाता और वो कभी भी फैमिली के डिवीजन की बात नहीं कर सकता है, कभी भी नहीं। वो फैमिली प्रॉपर्टी के डिवीजन की बात नहीं कर सकता है। जैसा कि आप ऑलरेडी जानते हो, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस में जो हेड ऑफ द फैमिली है स्टूडेंट्स, वो कर्ता होते हैं। जितने भी बिजनेस डिसीजंस होते हैं वो कर्ता लेते हैं, यानी पूरे एचयूएफ का असेसमेंट प्रोसीजर कर्ता करेंगे, क्योंकि वो हेड ऑफ द फैमिली है। अब एक रिमार्केबल बात, सर व्हाट अबाउट दोज, अगर किसी लड़की की शादी उस परिवार में हुई है तो क्या वो को पार्टनर नहीं है? नहीं, वो मेंबर है, वो सिर्फ मेंबर है। शी इज नॉट अ को पार्टनर बिकॉज उसका ब्लड रिलेशन नहीं है भाई, नहीं है ब्लड रिलेशन। तो होप सो आपको इतनी बातें तो समझ में आई होगी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस एक पर्सन की कैटेगरी में आता है। अब याद करो आप, जब मैं आपको इंट्रोडक्शन ऑफ टैक्स के बारे में पढ़ा रहा था, जब मैंने आपको स्लैब रेट बताया, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स बताया, तो मैंने आपको एचयूएफ, एओपी और बीओआई का बेसिक लिमिट भी बताया, ओल्ड रेजिम भी बताया और न्यू रेजिम भी बताया। 2.5 लाख वाला रूल याद करो आप, अप टू ओल्ड रेजिम में 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 10 लाख 20%, उसके अबव 30%, ये ओल्ड रेजिम था। तो मैंने आपको इनका टैक्स का प्रोसेस बता रखा है। आगे मैं आपको और कैलकुलेशन सिखाऊंगा, अब थोड़ा सा पेशेंस रखो। आगे आते हैं, एक रिमार्केबल पॉइंट देखिएगा जो ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। अक्सर ऑब्जेक्टिव पूछ दिया जाता है कि जैन अनडिवाइडेड फैमिली, सिख अनडिवाइडेड फैमिली, क्या ये भी एचयूएफ के जैसा असेस की जाती है? तो आंसर है हां। जैन अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस और सिख अनडिवाइडेड फैमिली ये असेस की जाएगी, यानी इनकम टैक्स, इनका कैलकुलेशन भी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के जैसा ट्रीट करता है। तो ये मैंने आपको एचयूएफ से रिलेटेड पॉइंट्स बताया। अब आइए हम लोग एओपी को जान ले। बहुत छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका। सर 7 पर्सन आपने बताया, जैसे दुनिया में 7 अजूबे हैं वैसे ही 7 पर्सन हैं। बिल्कुल, पहला मैंने आपको क्या बताया? इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई। अब इस दोनों पे बात करते हैं, फिर हम लोग पार्टनरशिप फर्म और कंपनी पे चलेंगे। देखिए सर एक बात बताइए, एओपी का पहले फुल फॉर्म आप बता दीजिए। एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एओपी का मतलब हो गया। सर ये पर्सन का मतलब, तो आपने कहा कि 7 तरह के लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो इस तरह के एसोसिएशन को यह भी हो सकता है कि एक इंडिविजुअल और एक एचयूएफ मिलकर बनाए। बिल्कुल, यह भी हो सकता है कि इंडिविजुअल भी हो और कंपनी भी हो। यह भी हो सकता है कि इंडिविजुअल भी हो, एचयूएफ भी हो, कंपनी भी हो इसमें, और पार्टनरशिप फर्म भी हो। देखिए मैंने पहले ही आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, तो इसमें सभी तरह के पर्सन हो सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे एसोसिएशन ऑफ पर्संस। देखिए जब वर्ड है पर्सन, तो इसका मतलब इसमें बहुत लोग आ सकते हैं, ऑब्वियसली पर्सन ही है, तो इंडिविजुअल और एचयूएफ मिलकर भी बना सकते हैं, कंपनी और इंडिविजुअल मिलकर बना सकते हैं। जैसे आप एग्जांपल ले लो ज्वाइंट वेंचर, जैसे आप देखो कि अभी मेट्रो का काम चल रहा है, मेट्रो का प्रोजेक्ट चल रहा है पटना में, तो जो मेट्रो बनाने वाली कंपनी है वो हो सकता है किसी लेबर कॉन्ट्रैक्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेबर अरेंज की होगी, ज्वाइंट वेंचर। तो ये एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन हुआ। क्यों? क्योंकि एक इंडिविजुअल और एक कंपनी है। कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी पे अगर हम बात करें तो ये भी तो हमारा एसोसिएशन ऑफ पर्सन ही हो गया, एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो गया। फिर हम बात करते हैं बॉडी ऑफ इंडिविजुअल पर। देखिए बीओआई पर, अगर हम बीओआई पे बात करें, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स पे बात करें, तो इसमें सिर्फ इंडिविजुअल्स लोग होंगे। जैसे मानिए ट्रेड यूनियन,
ट्रेड यूनियन में क्या होता है, जितने भी लेबर होते हैं वो मिलकर एक एसोसिएशन बनाते हैं, एक संघ बनाते हैं। तो ये बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स है। क्यों? क्योंकि यहां सिर्फ इंडिविजुअल इन्वॉल्व है। अच्छा, एक और रिमार्केबल बात मैं आपको बताऊं, जैसे ट्रस्ट बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स है, मजदूर संघ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स है। क्यों? क्योंकि एक ऐसे संगठन है जिसमें सिर्फ इंडिविजुअल्स हैं, एक इंडिविजुअल इंसान इन्वॉल्व है। तो अब एक इंपॉर्टेंट बात यह कि सर एक बात बताइए कि टैक्स ट्रीटमेंट जब होता है एओपी का, एसोसिएशन ऑफ पर्सन का, एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल का, क्या ये सेम है? हाँ जी, बिल्कुल सेम है। टैक्स ट्रीटमेंट फॉर इंडिविजुअल्स, टैक्स ट्रीटमेंट फॉर एओपी एंड बीवाई, इस दोनों में कोई फर्क नहीं होता, बस टेक्निकली थोड़ा डिफरेंस है, तो वो मैंने आपको बता दिया। क्या फर्क है वो मैंने आपको समझा दिया। अब आते हैं एजेपी। सर व्हाट इज एजेपी? आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन क्या होता है? देखिए, जितने भी नॉन ह्यूमन लीगल एंटिटीज हैं, दे आर कंसीडर्ड टू बी एजेपी, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। जैसे आप देख लो, मतलब कहने का है कि वैसे जितने भी पब्लिक कॉर्पोरेशन है जिसको स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से पास किया गया, स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, जैसे आपने यूनिवर्सिटीज बनाया, बीएसईबी, सीबीएसई, बीपीएससी एंड यूपीएससी, ये सब ऐसे पब्लिक कॉर्पोरेशंस हैं जिनको स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से पास किया गया है। हैविंग द ज्यूरिस्टिक पर्सनालिटी, इसकी एक अपनी ज्यूरिस्टिक पर्सनालिटी है, ये अपने खुद के नामों से जाना जाता है। जैसे पटना यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, इसकी एक अपनी अलग पहचान है। और जो यूनिवर्सिटी बनती है बच्चों, स्टूडेंट्स, वो एक स्पेशल एक्ट ऑफ लेजिस्लेचर से पास किया जाता है और क्रिएट किया जाता है। जैसे सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई, बीपीएससी, बीपीएससी हो गया, बीएसईबी हो गया, यूपीएससी हो गए, ये सब हमारे आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्संस के अंदर आते हैं। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात आपको और बताना है, आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। एक बात आप हमेशा समझ लेना, ऑल एसएससी इज अ पर्सन बट ऑल पर्सन इज नॉट एसएससी। एसएससी कौन है? जिसे टैक्स पे करना है। देखिए, जरूरी नहीं है कि हर पर्सन इतना इनकम कमा रहा हो कि उसे टैक्स देना है, वो टैक्स के लिमिट में आ रहा हो, इसकी गारंटी नहीं होती। इसीलिए हम कहते हैं कि ऑल एसएससी इज अ पर्सन। पहले हम पर्सन बने, फिर हम एसएससी बने। फॉर एग्जांपल, मैं एक इंडिविजुअल हूं, अगर मेरा इनकम एक सर्टेन लिमिट से क्रॉस कर जाएगा तो मैं एसएससी बनूंगा। तो पहले मैं पर्सन हूं, फिर मैं एसएससी बनूंगा। इसलिए हम कहते हैं ऑल एसएससी इज अ पर्सन बट ऑल पर्सन इज नॉट एसएससी। तो देखिए, मैंने आपको क्या क्या बताया, मैं उस पर चलता हूं। देखिए, 7% में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? मैंने इंडिविजुअल्स पढ़ाया आपको, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस भी पर्सन है, कंपनी, अब कंपनी इंडियन हो या कंपनी फॉरेन हो, पर्सन तो है। हमारे देश में टैक्स तो पे करना पड़ेगा, चाहे वो डोमेस्टिक कंपनी हो, डोमेस्टिक कंपनी हो या फिर वो फॉरेन कंपनी हो। जितनी भी पार्टनरशिप फर्म है वो भी पर्सन है। एओपी, बीओआई तो मैंने आपको बता दिया। लोकल अथॉरिटी, सर लोकल अथॉरिटी व्हाट हियर मींस? जैसे आपकी म्युनिसिपल कमेटी वगैरह जो है, ग्राम पंचायत है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, कैंटोनमेंट बोर्ड, ये सब आ जाते हैं। तो ये ओवरऑल पर्सन के बारे में आज हम लोगों ने पढ़ा। तो इस बात को आप हमेशा याद रखना, हर पर्सन एसएससी नहीं हो सकता। क्यों? जरूरी थोड़े है कि उसका इनकम एक सर्टेन लिमिट से क्रॉस कर गया हो और वो लायबल हो टैक्स पे करने के लिए, जरूरी नहीं है। तो आज का लेक्चर हम यहां पे एंड करते हैं। हम लोग फर्दर नेक्स्ट लेक्चर्स में, नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। थैंक यू एवरीवन।